जोर है, थोड़ा ये सदुना बैठा तो शरीर का, फिर इसको देख के सामने नमस्कार दोस्तों बहुत बोलना पड़ता है, वो अपने आप बोलेगा, ठीक है। हाँ क्या पढ़ रहे हैं अपने? राजस्थान की जलवायु। राजस्थान तो पता है सबको क्या है की भी पता है क्या होता है। किसी भी चीज का संबंध दिखाने के लिए का के की ना ने नी रा रे री चलाते हैं, तो अपने को राजस्थान और की दोनों पता है। आगे वाला शब्द नहीं पता जलवायु क्या होती है। क्या होती है जलवायु बता देगा एक बार। दो शब्द लिखे हैं जलवायु के अंदर, एक तो जल और दूसरा वायु। इससे जलवायु का कुछ भी लेना देना तो फिर किससे है? जब जलवायु से ही जल और वायु से ही जलवायु का लेना देना नहीं होता तो फिर लिखते क्यों जलवायु? बोले थोड़ी हम लोग कि हैं बोले इतने हैं। तो सुनो दो, ये मान लीजिए आपकी क्या है पृथ्वी। क्या है पृथ्वी? कैसी है? गोल। और इस पृथ्वी के बाहर की ओर एक वायु का आवरण है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वातावरण, या दूसरे शब्दों में कहें तो वायु मंडल, या एक वातावरण भी कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर या वातावरण, ठीक है ना, वायुमंडल। इस वायुमंडल में दो प्रकार की घटनाएं होती है। कितने प्रकार की घटनाएं? एक तो एक और दूसरी दो। एक वाली जो है वो तो होती है कम समय के लिए और दूसरी वाली जो है वो ज्यादा समय के लिए। मतलब एक जो होती है अल्पकालीन घटनाएं और दूसरी होती है दीर्घकालीन घटनाएं। अल्पकालीन घटनाएं और दूसरी दीर्घकालीन घटनाएं। जैसे और अच्छे शब्दों में बाद में शब्दों को पहले इसको समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पृथ्वी की जगह आप हैं, ठीक है, और आपके ये चारों ओर का वायुमंडल है। इस चारों ओर के वायुमंडल में आपको बहुत सारी चीजें पसंद आती है। उसमें से एक तो होती है अल्पकाल के लिए और दूसरी होती है दीर्घकाल वाली को पत्नी कह देते हैं। अल्पकाल वाली को आप समझ जाओगे आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है इसमें दो प्रकार की घटनाएं, एक अल्पकाल के लिए होती है और दूसरा दीर्घकाल के लिए। अल्पकाल के लिए वाली होने वाली घटना जल्दी बदल जाती है, तभी तो पिक्चर वालों ने क्या रखा, मेरे यार बदलना जानना मौसम की तरह। तो अल्पकालीन घटनाएं क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। क्या कहलाती है? जैसे आज अपना मौसम कैसा हो रखा है, एकदम सुहाना सुहाना मौसम है, सुहाना, और 2 दिनों बाद मान लो ये बादल हट गए, एकदम धूप हो जाएगी, मौसम फिर से चेंज हो गया। तो जो अल्पकालीन घटनाएं है वो तो क्या है? मौसम। और इसी वायुमंडल में जो दीर्घकालीन घटनाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? जलवायु। मतलब हम यूं मानकर चल सकते हैं कि भाई किसी एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक कैसी मौसम रहता है या कैसी जल और वायु की परिस्थितियां रहती है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं, ठीक है ना। छोटे समय के लिए है मौसम, लंबे समय के लिए है जलवायु। जैसे गर्मी का मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है, 4 महीने तक रहता है, 5 महीने तक ज्यादा भाई पूरे साल में 4 ऋतुएं मानी जाती है। वैसे तो 6 ऋतुएं होती है, शरद गर्म वर्षा ऋतु, पाचे जान हेमंत, शिशिर दात कटकट करे है ऋतुराज बसंत। कितनी हो गई? 6। लेकिन आमतौर पर कितनी मानी जाती है? सर्दी, गर्मी, वर्षा और एक और ऋतु है आपके जिसका नाम है क्या? बसंत। सॉरी बसंत क्या, सर्दी, गर्मी, वर्षा और एक बसंत, ठीक है। ये 4 मानी जाती है। लेकिन कुछ कहते हैं बसंत नहीं, सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु एक कनेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो सामान्य तौर पर मान लीजिए आप 4 प्रकार की होती होंगी मौसम या ऋतुएं। ये मौसम धीरे धीरे बदलते रहते हैं, यानी कि अल्पकालीन घटनाएं हो गई। और जो लंबे समय तक रहती है जैसी परिस्थितियां वो क्या हो जाती हैं? जलवायु। तो जलवायु की परिभाषा अच्छे से याद होगी। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में होने वाली दीर्घकालीन घटनाएं क्या कहलाती हैं? जलवायु कहलाती है। वहीं पर अल्पकालीन घटनाएं क्या कहलाती हैं? मौसम कहलाती हैं। कोई डाउट इसमें? चलो ठीक है, अगला समझ लो। इसको लिखना जरूरी है ना, क्योंकि अगला टॉपिक क्या आएगा? राजस्थान की जलवायु। तो पहले इसको लिखते हैं एक बार इतना सा, चलो। तो बीच में हाथ क्यों दिखाया उसके? ये हाथ पे अब मैं यहाँ खड़ा रहूँ, चालू है ना? क्या बात की है शेरी, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये राजस्थान की सॉरी जलवायु की मतलब समझ लिया कि भाई दीर्घकालीन जो घटनाएं होती है मौसम के वातावरण के अंदर वो क्या होती है? जलवायु होती है। अब समझना है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु को समझने के लिए हमें पृथ्वी को समझना पड़ेगा। किसको? पृथ्वी को। मान लीजिए ये आपकी क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी को बीचों बीच से जो एक अक्षांश गुजरता है जिसको अपन क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जो पृथ्वी है वो उत्तरी गोलार्ध, नीचे की तरफ जो पृथ्वी है वो
वो दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और इस भूमध्य रेखा के सामने सीध में क्या होता है, सूरज होता है आपके। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी, भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ेगी या ऊपर नीचे, सबसे ज्यादा गर्मी भूमध्य रेखा के ऊपर, ठीक है। और इस भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री अक्षांश। ये वाली रेखा कौन सी कहलाती है, ऊपर वाली कर्क, ये कर्क ही तो है। और ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा। इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है जहां पर सूर्य सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है पूरे वर्ष भर, इस क्षेत्र को कहते हैं आपने उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध कहते हैं, उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब क्या होता है पता है, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है, ठीक है ना। दो अक्षांश है, उनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध। और सूर्य यहाँ पर सीधा चमकता है, वर्ष भर गर्मी रहती है, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, उष्ण कटिबंध। अब ऊपर की तरफ 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये होते हैं ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जहां पर सूरज की रोशनी सबसे तिरछी आती है। तिरछी आती इसका मतलब सूरज की जो है गर्मी वहां पहुंच नहीं पाती, इसका मतलब वहां पर गर्मी नहीं पहुंच रही है तो क्या होगा, सर्दी। तो यहाँ पर जो मौसम होता है वो होता है शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध, शीत कटिबंध। और ग्रीष्म और शीत के बीच का जो कटिबंध होगा वो कौन सा कटिबंध होगा, है जो शीत और उष्ण के बीच का जो कटिबंध है वो कौन सा होगा, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। कैसा कटिबंध, शीतोष्ण। ये वाला जो कटिबंध है जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच वाला जो है इसको क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और इसको भी क्या नाम देंगे, शीतोष्ण कटिबंध। अब मुझे बताओ, जब हम चाय बनाकर लाते हैं, ठीक है, तो चाय बनी बनी आती है तब गर्म होती है, क्या वो चाय एकदम ठंडी होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है, ठीक है। तो क्या इस उष्ण के बाद एकदम ठंडी आ जाएगी, नहीं, तो धीरे धीरे होगी ना। तो इसका जो ये 23.5 डिग्री से लेकर 66 के बीच वाला जो पोर्शन है उसका आधा भाग, यानी कि लगभग आपके 45 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, कौन सा डिग्री का क्षेत्र, 45 डिग्री के आसपास के क्षेत्र का जो 23 से लेकर 45 के जो बीच वाला भाग होता है उसको कहते हैं उपोष्ण, और 45 से लेकर 66 के जो बीच वाला भाग होता है उसको कहते हैं शीतोष्ण, ठीक है, समझ गए। 23 डिग्री से 45 के बीच वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है इसको तो कहते हैं उपोष्ण, ठीक है। और इसके ऊपर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कहते हैं। वापस समझा रहा हूँ, आराम से समझना। पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी को बीच में दो भागों में बांटने वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे दो रेखाएं हैं, जिसको ऊपर वाली को कर्क रेखा और नीचे वाली को मकर रेखा। इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य वर्ष भर सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है, इसकी वजह से गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसलिए ये क्षेत्र कौन सा है, उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 66 डिग्री दोनों तरफ ऊपर और नीचे सूर्य का तिरछापन सबसे ज्यादा होता है, इसकी वजह से सूर्य की गर्मी कम पहुंचती है, इसलिए यहाँ पर कैसा कटिबंध है, शीत कटिबंध, इधर भी और इधर भी। अब इन दोनों के बीच में शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध के बीच में जो क्षेत्र है उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन एकदम ठंडा होता नहीं है, धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए 23 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र तो उपोष्ण और 45 से 66 के बीच वाला शीतोष्ण। ऊपर भी यही कंडीशन होगी और नीचे भी यही कंडीशन होगी। अब हमें पढ़नी है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना था, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक, ठीक है। इसका मतलब एक बार के लिए शीतोष्ण को मैं हटाकर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। शीतोष्ण 23 डिग्री या कहीं ये आपका क्या होगा, राजस्थान होगा भाई। 23 डिग्री 3 मिनट यानी नीचे कहीं आ गया, इससे तो नीचे ही होगा, 23 डिग्री 3 मिनट नीचे आ गया यहाँ पर, और ऊपर कौन से भाग में 30 डिग्री 12 मिनट तक, तो यहाँ ये आपके बीच में क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान का कुछ भाग तो किस में आ रहा है, उष्ण कटिबंध में, और बाकी बचा हुआ भाग किस में आ रहा है, उपोष्ण कटिबंध में। 45 डिग्री तक उपोष्ण कटिबंध है, और हम कह रहे हैं राजस्थान कहाँ तक जाता है, 30 डिग्री तक, यानी कि 30 जो है वो 45 के अंदर ही आएगा, नीचे आएगा। जब 45 तक उपोष्ण कटिबंध है तो 30 में भी क्या होगा, उपोष्ण कटिबंध। समझ में आई बात। तो राजस्थान की जलवायु में बांसवाड़ा जिला तो आता है उष्ण कटिबंध वाले में, और पूरा राजस्थान बाकी जो बचे हुए 32 जिले हैं वो किस में आते हैं, उपोष्ण कटिबंध में। तो सामान्य तौर पर अगर आपसे कोई राजस्थान की जलवायु पूछे तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध
एक जिले के लिए उष्ण बोलते हैं, बाकी के लिए उपोष्ण। और वैसे पूछ लिया जाए राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो उपोष्ण जलवायु। राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंध जलवायु। आया समझ में इस चीज को? ठीक है, लिखो राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु कैसी है, उष्ण। उष्ण तो है एक जिले के लिए, और कौन सी है वो, बांसवाड़ा। और उपोष्ण, उपोष्ण बाकी शेष बचे हुए 32 जिलों के लिए। लेकिन सामान्य तौर पर राजस्थान की जलवायु पूछे तो हम कैसे बताएंगे, उपोष्ण कटिबंधीय। सामान्य तौर पर राजस्थान की जलवायु लिखो इसको। तो समझ में आ गई ना राजस्थान की जलवायु कैसी है। इस चीज को देखो वापस जूम करके समझा रहा हूँ, यहाँ वाली को क्या प्रोसेस होता है। अगर मान लो इसको जूम करते हैं ऐसे, तो ये वाला चित्र बनकर आता है, ये वाला। इस चित्र में क्या है, हमने कहा है कि 23.5 डिग्री आपके भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री वाला जो भाग है वो उष्ण कटिबंध में रहता है। राजस्थान शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट में, और 23.5 डिग्री राजस्थान के 2 जिलों से निकलती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला वो क्षेत्र जो 23.5 डिग्री के दक्षिण में स्थित है, वहां पर कैसी जलवायु होगी, उष्ण कटिबंध वाली। और 23 डिग्री 23.5 डिग्री से ऊपर वाला भाग जो 45 डिग्री के बीच में होगा, वहां पर जलवायु कैसी होती है, उपोष्ण। लेकिन अपना राजस्थान तो 30 डिग्री पर खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर जलवायु कैसी होगी, उपोष्ण। इसीलिए राजस्थान की जलवायु उष्ण एवं उपोष्ण मानी जाती है। और पूरे एक बात में एक सेंटेंस में बांधने की कोशिश करें तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपोष्ण वाली। अब करते हैं जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण, हेडिंग डालो, जलवायु का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, मतलब बांटना। जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण जो है आपके 2 भागों में किया जाता है। जलवायु कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भाग। एक तो सामान्य वर्गीकरण और एक व्यक्तिगत वर्गीकरण। सामान्य मतलब जो आपका मौसम विभाग निकाल कर दे दे उसको तो हम कहते हैं सामान्य वर्गीकरण। और व्यक्तिगत का वर्गीकरण का मतलब है कुछ वैज्ञानिक हुए, ज्योग्राफी के, भूगोल के कुछ बहुत ज्यादा होशियार क्या हो गए, वैज्ञानिक। उन्होंने कहा कि नहीं, जलवायु ऐसे 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 भी निकलती है, तो अपने को दोनों पढ़नी पड़ेगी, एक सामान्य वर्गीकरण और एक व्यक्तिगत वाला। ठीक है, तो जलवायु को 2 भागों में बांटा, एक तो सामान्य वर्गीकरण और दूसरा व्यक्तिगत वर्गीकरण। याद रखना, सामान्य वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, 5, या राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। तो सामान्य वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को कितने, 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। और बांटने का आधार क्या है, किस आधार पर बांट रहे हैं, भाई बांटते हैं तो किसी आधार पर तो बांटते हैं ना चीजों को। तो राजस्थान को सामान्य जलवायु वर्गीकरण के आधार पर जब 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है तो उसका आधार है वर्षा। क्या है, रेन, बारिश, मौसम की बारिश होती है जो हो रही है आजकल, तो ये क्या है, आपका आधार है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत वर्गीकरण की। तो व्यक्तिगत वर्गीकरण में अपने को 3 अलग अलग वैज्ञानिकों को पढ़ना है। कितने वैज्ञानिकों को, 3, 1, 2 और 3। याद रखना, सामान्य वर्गीकरण में 5 भौतिक प्रदेश, और व्यक्तिगत वर्गीकरण में चाहे आप किसी भी व्यक्ति का पढ़ लो, चाहे कोपेन का पढ़ लो, चाहे त्रिवार्ता का पढ़ लो, चाहे थानथवेट का पढ़ लो, हर एक व्यक्ति ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कितने भौतिक प्रदेशों में, तो आपसे पूछ ले कोपेन के आधार, कोपेन के अनुसार राजस्थान के कितने जलवायु प्रदेश हैं, 4। त्रिवार्ता के आधार पर भी 4, और आगे थानथवेट के आधार पर भी 4। तो कोपेन, आपके त्रिवार्ता और थानथवेट, ठीक है ना। कोपेन, त्रिवार्ता और थानथवेट, इसने भी क्या कहा, 4 जलवायु प्रदेश। इसने भी क्या कहा, 4 जलवायु प्रदेश, और इसने भी क्या कहा, 4 जलवायु प्रदेश। अब इनका आधार, जैसे इसका आधार क्या था, वर्षा, वैसे भी इसका कुछ आधार होगा। कोपेन ने किस आधार पर कहा,
ट्रिवार्टा ने किस आधार पर कहा, थॉर्नथवेट ने किस आधार पर कहा, ठीक है। तो कोपेन जो था वो वास्तविक रूप में मूल रूप से वनस्पति का वैज्ञानिक था। किसका? वनस्पति मतलब पेड़ पौधे जैसे होते हैं, ठीक है। तो कोपेन ने मेन आधार तो बनाया वनस्पति को, किसको? लेकिन उसने कहा वनस्पति जो होती है वो ऐसे होती नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए? बारिश। भाई बारिश होगी तभी तो पेड़ पौधे होंगे, और बारिश किसके आधार पर होगी? जब गर्मी बढ़ेगी। तो पहला आधार उसने दिया क्या? वनस्पति। उसके बाद उसने कहा तापमान, और तापमान के बाद उसने कहा वर्षा। तो था कोपेन के अनुसार तीन वर्गीकरण, तीन आधार, क्या कौन से? वनस्पति, तापमान और वर्षा। मेन किसको पूछा जाएगा? वनस्पति को लेकर, ठीक है। तो कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेश बताए, इसका आधार क्या था? वनस्पति, तापमान और वर्षा। ट्रिवार्ता ने भी कितने? 4 जलवायु प्रदेश बताए, 4 जलवायु प्रदेश। और इसने कहा कि भैया अपना आधार जो है वो सिर्फ क्या है? वर्षा, ठीक है, वर्षा है। उस आधार पर उसने राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा। अब बात करते हैं थॉर्नथवेट की। थॉर्नथवेट प्रैक्टिकल आदमी था, क्या था? प्रैक्टिकल। उसने कहा ऐसे वर्षा नहीं होती, ऐसे वनस्पति नहीं आती। एक प्रोसेस होता है, पहले तापमान बढ़ता है, ठीक है। तापमान जब बढ़ता है तो नदियों में से और तालाबों में से, समुद्र में से पानी का क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, और उस वाष्पीकरण के बाद क्या होती है? वर्षा। तो थॉर्नथवेट के अनुसार जो 4 जलवायु प्रदेश हैं उसका एक आधार तो है तापमान, ठीक है। पहला आधार क्या है उसका? तापमान। दूसरा आधार उसने कहा तापमान के बाद क्या होगा? वाष्पीकरण। और तीसरा होगा इस वाष्पीकरण के बाद क्या होती है? वर्षा। तो ये याद रखना अपने को, ठीक है। ये आपकी जलवायु को क्या था? वर्गीकरण था। एक बार वापस से शॉर्ट में समझते हैं जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु को वर्गीकरण करने के लिए 2 भागों में बांटा, एक तो सामान्य वर्गीकरण और एक व्यक्तिगत वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण जो आपका मौसम विभाग करता है, उसके आधार पर कितने जलवायु प्रदेश हैं? 5, और उसके लिए आधार किसको बनाया गया है? तो वर्षा यानी कि रेन को। तो सामान्य जलवायु वर्गीकरण में वर्षा के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। फिर बात कर ले व्यक्तिगत वर्गीकरण की। तो व्यक्तिगत वर्गीकरण में चाहे किसी भी व्यक्ति का नाम दे दे, जलवायु प्रदेश कितने होंगे? हमेशा 4। जैसे कोपेन के अनुसार राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश हैं? 4। उसका आधार क्या है? वनस्पति, तापमान और वर्षा। मुख्य रूप से किसको माना उसने? वनस्पति को। ट्रिवार्ता के अनुसार भी कितने जलवायु प्रदेश? 4, और उसने किसको आधार माना है? वर्षा को। और थॉर्नथवेट के अनुसार राजस्थान में कितने जलवायु प्रदेश हैं? 4, और उसका आधार है तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। आई बात समझ में? लिखो इसको। हाँ, तो अब अपने पढ़ते हैं सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण का आधार क्या था? वर्षा, और हमने क्या था? 5 जलवायु प्रदेश। अब कुछ भी याद नहीं करना आपको, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। हमने पीछे पढ़े थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेशों के पहले ही दिन हमने एक सारणी बनाई थी, है ना। और सारणी में जब उसकी जलवायु लिख रहे थे तो क्या क्या लिख रहे थे? शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। आधार क्या है? वर्षा। जहां वर्षा कम होगी वहां पर क्या होगा? शुष्क। जहां वर्षा थोड़ी सी ज्यादा होगी वो अर्धशुष्क। जहां वर्षा औसत से थोड़ी कम है वो हो गया आपके उप आर्द्र। जहां औसत वर्षा है वो आर्द्र, और जहां औसत से ज्यादा है वो क्या है? अति आर्द्र। अब आप लोगों को याद था कि शुष्क कौन सा है, अर्धशुष्क कौन सा है, आर्द्र कौन सा है, सब याद था। तो आप यहाँ पर आराम से बना सकते हो लोग। ये कौन सा वाला होगा? जो मोस्टर वाला भाग था वो कौन सा? शुष्क जलवायु प्रदेश, या शुष्क कटिबंध भी कह सकते हो उसको, ठीक है ना। शुष्क जलवायु प्रदेश भी कह सकते हो, या शुष्क कटिबंध भी कह सकते हो। ये वाला कौन सा था? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अरावली वाला कौन सा था? अरावली का हमने क्या लिखा था? उप आर्द्र। तो आपका अरावली वाला कौन सा बन गया? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उसके बाद मैदानों वाला कौन सा था? यानी कि आर्द्र जलवायु प्रदेश। और हाड़ौती में बारिश ज्यादा होती थी, ये कौन सा हो गया? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है।
अब समझ लेना इस चीज को। हमने कहा है आधार क्या है, वर्षा। जब हम वहां पर पढ़ते हैं आपके भौतिक प्रदेशों में, तब हम मरुस्थल को दो भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं, एक तो अर्धशुष्क और एक शुष्क में। हम वहां पर कहते हैं जहां पर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो होता है शुष्क, और 25 से 50 सेंटीमीटर वाला क्या हो जाता है, अर्धशुष्क। यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करना है। हम यहाँ पर जहाँ पे 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होगी वो कौन सा हो जाएगा, आपके शुष्क वाला। जहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर हो जाएगी वहां पर क्या हो जाएगा, अर्धशुष्क वाला। जहाँ पे 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा हो जाएगी वो कौन सा होगा, उपआर्द्र। जहाँ पे 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा हो जाएगी आर्द्र, और जहाँ पे 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा हो जाएगी वो कौन सा होगा, तो कुछ ही याद नहीं रखना है, जो आपके भौतिक प्रदेशों के जलवायु थी उसी को याद रखना है। बस बरसात में थोड़ा सा फेर रखना, और फिर भी 20-20 में याद करना है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, लास्ट में आपको 20 को डबल कर देना है, यानी कि 80 से 120। समझ गए बात को? ये आपका सामान्य वर्गीकरण था। ठीक, अब इसमें जिले कौन कौन से आते हैं, तो जो शुष्क जलवायु प्रदेश के जिले थे वही जिले इसमें आएंगे, जो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश वाले जिले थे वो जिले इसमें आएंगे, जो अरावली वाले जिले थे वो इसमें आ जाएंगे, जो आपके मैदानी वाले जिले थे और आपके अर्ध जलवायु प्रदेश में आ जाएंगे आर्द्र में, और जो आपके हड़ौती वाले जिले थे वो किसमें आ जाएंगे, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। लेकिन एक चीज का हल्का सा ध्यान रखना है, कभी कभार आपका एग्जामिनर का अगर मूड हो कि आपको पेपर पास नहीं करने दे, तो वो आपसे पूछ लेता है कि इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधि जिला कौन सा है, मतलब इसको लीड कौन कर रहा है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा याद रख लेता है प्रतिनिधि जिला कौन कौन सा होता है। जो आपका शुष्क जलवायु प्रदेश है इसका प्रतिनिधि जिला होता है जैसलमेर। कौन सा जिला, जैसलमेर। भाई यहाँ कम बारिश हो रही है, तो कम बारिश में भी सबसे कम बारिश कहाँ होती है, जैसलमेर में। ठीक है, फिर आया आपके अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, इसका प्रतिनिधि जिला पूछ ले तो दुनिया में एक ही चीज तो क्या है, इसका प्रतिनिधि जिला क्या है, जोधपुर। फिर अरावली का प्रतिनिधि जिला हो जाएगा राजधानी, यानी कि जयपुर। फिर मैदानों का प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर, और मैदानों के बाद में आपके हड़ौती, और हड़ौती का प्रतिनिधि जिला झालावाड़। बारिश कहाँ ज्यादा होती है, झालावाड़ में। राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला जिला झालावाड़, तो प्रतिनिधि जिला में कौन सा हो जाएगा, झालावाड़। इससे ज्यादा आपका एग्जामिनर आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता। फिर पूछे तो आप लोगों में दिमाग है, थोड़ा अगर भाषा में परिभाषा में फेरबदल करें तो आप लोग दिमाग लगा सकते हो। एक बार और समझा दूं, ठीक है। सामान्य वर्गीकरण के कितने प्रकार, 5। आधार क्या था, जलवायु, क्या था, सॉरी वर्षा। ठीक है, तो जहां पर 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होगी उसको हम क्या कहेंगे, शुष्क जलवायु प्रदेश या शुष्क कटिबंध। और वो क्षेत्र कौन सा होगा, जो आपके शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र था। ठीक है, इसका प्रतिनिधि जिला जैसलमेर। ठीक है, उसके बाद में अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश जहाँ पर वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में, और प्रतिनिधि जिला जोधपुर। आपके फिर आज में आता है अरावली वाला क्षेत्र जहाँ पर उप आर्द्र जलवायु है, यानी कि यहाँ पर वर्षा कितनी है, 40 से 60 सेंटीमीटर, और प्रतिनिधि जिला जयपुर। उसके बाद में आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश जहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और इसका प्रतिनिधि जिला माधोपुर। फिर आपका लास्ट बचता है जहाँ पर 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसे कहते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, और इसका प्रतिनिधि जिला झालावाड़। समझ में आया? ये आपके सामान्य वर्गीकरण था, इसको बना लो ऐसे कैसे। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया अब तक क्या, सामान्य वर्गीकरण, और सामान्य वर्गीकरण में पूरी चीजों को समझ लिया था कि भाई क्या क्या नहीं था। अब पढ़ते हैं व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण के अंदर अपन 3 अलग अलग व्यक्तियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्यक्ति को पढ़ते हैं जिसका नाम है कोपेन का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण में पहला पॉइंट जो है या टॉपिक जो है वो क्या है, कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन जर्मनी का आदमी था जिसका नाम पूरा क्या था, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, इससे नाम नहीं पूछेंगे, इसके सवाल पूछेंगे, तो याद रखना है कोपेन का वर्गीकरण। अब हमने पढ़ा था कि भाई कोपेन के वर्गीकरण का आधार क्या था, तो उसका आधार था आपके क्या आधार था, वनस्पति, तापमान और वर्षा, लेकिन सबसे ज्यादा क्या था, वनस्पति था। ठीक है, फिर कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा उसने, 4। अब सुनना दो बात, इस कोपेन ने पूरी पृथ्वी को
किसको? पूरी पृथ्वी को 5 वनस्पति मंडल में बांटा था। कितने वनस्पति मंडल में? 5। कौन कौन से थे? A, B, C, D और E। इसको समझने के लिए जरा छोटी सी एक पृथ्वी बनाई जाए और पृथ्वी को भूमध्य रेखा से अलग अलग भागों में बांट दो। ए मतलब जो सूर्य के पास वाला क्षेत्र है, जहां पर उष्णकटिबंध क्षेत्र पाया जाता है, उसको क्या कह दिया? ए। और उष्णकटिबंध में जहां ज्यादा बारिश होती है, यानी कि ए में उष्णकटिबंध में जहां ज्यादा बारिश होती है, यानी कि उष्णकटिबंध आर्द्र जलवायु। ठीक है। फिर उसने कहा बी कौन सा होगा? उष्णकटिबंध में तो होगा, लेकिन जहां पर बारिश ना होकर क्या होगा? शुष्क प्रदेश होगा। तो बी में क्या है? उष्णकटिबंध शुष्क प्रदेश। फिर इसने कहा सी का इसने कहा कि जहां पर उप आर्द्र जलवायु है, कटिबंध भले कोई सा भी हो, लेकिन जलवायु कैसी होनी चाहिए? उप आर्द्र होनी चाहिए। फिर इसने कहा डी का मतलब है शीतोष्ण जलवायु, यानी कि ऊपर वाला जो 45 डिग्री से ऊपर वाला जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा? आपकी शीतोष्ण। और ई का मतलब था ध्रुवीय प्रदेश, यानी कि 66 डिग्री से लेकर के आपके 90 डिग्री जो ध्रुवीय क्षेत्र आता है, वहां पर जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? ध्रुवीय। अब मुझे बताओ, क्या राजस्थान में 45 डिग्री से ऊपर वाला तापमान 45 डिग्री से ऊपर वाले अक्षांश है? नहीं है। तो क्या हमने को इस डी को पढ़ने की जरूरत है? नहीं है। क्या राजस्थान में ध्रुवीय बर्फ पड़ता है? मतलब इतना बर्फ पड़ जाता है कि अपने चारों ओर से बर्फ ढक जाता है? नहीं। तो इस ई को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो याद रखना, राजस्थान में डी और ई बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो कोपेन ने पूरी पृथ्वी को कितने जलवायु वनस्पति मंडलों में बांटा था? 5। ए का मतलब क्या था? जहां उष्णकटिबंध होगा और जलवायु कैसी होगी? आर्द्र जलवायु होगी। बी का क्या मतलब था? कि होगा तो उष्णकटिबंध, लेकिन जलवायु कैसी होगी? शुष्क। फिर उसने कहा सी में उप आर्द्र जलवायु, डी में शीतोष्ण जलवायु और ई में ध्रुवीय जलवायु, मतलब जो ध्रुवों के पास वाली जलवायु है। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये कहा कि भैया शीतोष्ण जलवायु तो अपने राजस्थान में होती ही नहीं है और ध्रुवीय जलवायु भी राजस्थान में नहीं है। तो राजस्थान के लिए काम की कौन सी है? ए, बी और सी। फिर कोपेन साहब ने कहा कि बी को थोड़ा गौर किया जाए। शुष्क प्रदेश जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है। दुखी आदमी 2 प्रकार का हो सकता है, या तो थोड़ा दुखी या बहुत ज्यादा दुखी। मतलब शादी को नए टाइम हुआ है, थोड़ा ही टाइम हुआ है तो कम दुखी होगा, शादी को बहुत टाइम हो गया तो मतलब ज्यादा दुखी। इस प्रकार हमने क्या कहा? उष्णकटिबंध शुष्क जलवायु प्रदेश 2 प्रकार का हो सकता है। एक डब्ल्यू का यू मतलब मान के चलना होल मतलब होता है पूरा, HOW सॉरी क्या है ये ये क्या लिखा है? WHOLE होल का मतलब संपूर्ण। जिस क्षेत्र में संपूर्ण मरुस्थल है उसको तो हम नाम क्या देंगे? मरुस्थल। और इसका मतलब याद रखना सेमी का मतलब होता है आधा। कहते ना सेमीफाइनल में पहुंच गया, मतलब आधे फाइनल में पहुंच गया, तो सेमी का मतलब हो जाएगा अर्धशुष्क। तो बी को उसने 2 भागों में बांट दिया। जहां पर पूरा मरुस्थल है उसको नाम देंगे W, और जहां पर आधा मरुस्थल है या अर्धशुष्क वाली कंडीशन है उसका नाम क्या कर देंगे हम लोग? S से कर देंगे। समझ में आई बात? ये तो थे 5 वनस्पति मंडल। फिर अपन देखते हैं कि वर्षा और तापमान के आधार पर भी कुछ छोटे छोटे से भाग उसने बताए थे। तो सबसे पहला है H, स्मॉल h। ये तो सारे कैपिटल लेटर्स, ये है स्मॉल। और स्मॉल h का मतलब होगा कि जहां पर औसत तापमान 18 डिग्री से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अपन ने कहा ठीक है भाई साहब, औसत तापमान कितना हो गया? 18 डिग्री से ज्यादा। फिर इसने लिखा है स्मॉल w, छोटा w, मतलब है शीत ऋतु शुष्क, मतलब क्या? सर्दियों में बारिश नहीं होती है, जिसे कहते हैं विंटर ड्राई मतलब शीत ऋतु में वर्षा नहीं होगी। और जी का मतलब इसने यहाँ पर कहा कि गंगा तुल्य मैदान, जहां पर राजस्थान में गंगा तुल्य मैदान होंगे उसको हम क्या नाम देंगे? जी से नाम देंगे। आई बात समझ में? वापस बता रहा हूँ, ए का मतलब उष्णकटिबंध, लेकिन जलवायु कैसी होगी? आर्द्र। बी का मतलब उष्णकटिबंध है लेकिन जलवायु कैसी होगी? शुष्क वाली जलवायु को 2 भागों में बांटा। जहां पर पूरा मरुस्थल होगा उसको कह दिया W, जहां अर्ध शुष्क कंडीशन होगी उसका नाम दे दिया S। सी का मतलब क्या है? जहां पर उप आर्द्र जलवायु होगी। डी और ई से अपने को लेना कोई देना, तो उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक है। फिर कहा कि वर्षा और तापमान के आधार पर 3 छोटे छोटे प्रदेश और बना दिए। H का मतलब क्या? औसत तापमान 18 डिग्री से ज्यादा। W का मतलब क्या? शीत ऋतु में बारिश नहीं होगी, मतलब शीत ऋतु शुष्क। और G का मतलब क्या होगा? जहां पर गंगा तुल्य मैदान हो। कुछ किताबों में आपको इस G का मतलब ये देखने को मिल सकता है जहां पर वर्षा जो है ग्रीष्म ऋतु के बाद हो। अगर ये G वर्षा जो है G यानी कि वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद होती है, तो यहाँ पर ये जो हम आगे पढ़ेंगे इस सब में G आना चाहिए था, क्योंकि राजस्थान या पूरे भारत में वर्षा कब होती है? ग्रीष्म ऋतु के बाद ही आती है। तो ये जो है G, यहाँ पर जो कुछ किताबों में ऐसा लिखने को मिलता है कि G का मतलब क्या होता है? वर्षा ग्रीष्म ऋतु के बाद, वो क्या है? गलत है। ठीक है, आई बात समझ में? अब इस कोपेन के इस
वर्गीकरण के आधार पर कोपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा? 4। अब वो 4 जलवायु प्रदेश कौन से वो आपके सामने। पहला उसने नाम दिया बी। बी क्यों दिया? बी का क्या मतलब है? उष्णकटिबंध है और कैसी है? शुष्क जलवायु। तो बी में उष्णकटिबंध शुष्क जलवायु समझ में आया। फिर अगला उसने शब्द दिया है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या है? पूरा मरुस्थल है। तो इस एरिया में पूरा मरुस्थल था भाई। जब हम मरुस्थल को पढ़ रहे थे तब मरुस्थल में जो शुष्क प्रदेश था उसमें पूरा मरुस्थल ही तो था। तो इसने बी डब्ल्यू ये कर दिया। फिर इसने कहा एच, छोटे वाले एच का मतलब क्या है? औसत तापमान 18 डिग्री से ज्यादा। मरुस्थल में गर्मी पड़ती है और क्या पड़ता है? ठीक है, तो औसत तापमान जो है 18 डिग्री से ज्यादा रहता है। फिर छोटे वाले डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई, यानी कि शीत ऋतु कैसी रहती है? शुष्क। क्या सर्दियों में 24 ही घंटे बारिश होती है? नहीं होती। अब तुम्हारे मन में नहीं सर ये हो तो रही है बार, ये बार जो हो रही है वो किसका असर है? पश्चिमी विक्षोभ का, जिसको अपन कहते हैं मावट, उसका असर है। वो साल में कभी गलती से हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। ठीक है, तो अपने ये मान के चलते हैं कि सामान्यतः शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है। तो इसका नाम पड़ गया बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, मतलब के उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, शीत ऋतु शुष्क, और औसत तापमान 18 डिग्री से, और आपकी शीत ऋतु क्या है? शुष्क है। ठीक है, अगला है बी एस डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू। ठीक है, इसको लिखना पड़ा बी एस एच डब्ल्यू। बी का मतलब वही उष्णकटिबंध, एस का मतलब अर्ध शुष्क। एस का मतलब क्या है? यहाँ पर लिखा है ये अर्ध शुष्क। एस का मतलब हो गया अर्ध शुष्क वाला प्रदेश। उसके बाद में एच मतलब वही औसत तापमान 18 डिग्री से ज्यादा होता है, और डब्ल्यू का मतलब, ठीक है, ओके। फिर आते हैं सी डब्ल्यू जी में। सी डब्ल्यू जी का मतलब, सी का मतलब क्या था? उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहाँ पर वर्षा औसत से थोड़ी क्या होती हो? कम। हमने मैदानों में कौन सी पढ़ी थी? आर्द्र, और अरावली में कौन सी पढ़ी थी? उप आर्द्र। तो यहाँ पर अरावली और इस मैदानों को मिलाकर पढ़ेंगे हम लोग, और इसका नाम क्या रख देंगे? सी डब्ल्यू जी। नक्शा थोड़ा सा ज्यादा इधर आ गया, लेकिन याद रखना कि आप अरावली को भी किस में शामिल करोगे? यहाँ पर सी डब्ल्यू जी में। इसलिए उप आर्द्र, डब्ल्यू का मतलब वही शीत ऋतु में बारिश नहीं होती, और जी का मतलब क्या है? ये मैदानी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गंगा के समान मैदान मिलते हैं। हमने पढ़ा है राजस्थान के जो मैदानों का निर्माण होता है पूर्ववर्ती नदी, यानी कि यमुना और गंगा और उसकी साइड। ठीक है, और हम जब राजस्थान के स्थिति उत्पत्ति को पढ़ते थे, हम पढ़ते हैं कि राजस्थान का मरुस्थल और मैदानी प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान का ही क्या है? भाग है। तो ये जी क्या हो जाएगा? गंगा तुल्य मैदान। आया समझ में? फिर बचता है पीछे ए डब्ल्यू। ए का मतलब क्या है? उष्णकटिबंध तो है, लेकिन जलवायु कैसी है? आर्द्र, मतलब बारिश ज्यादा होती है। हम लोगों को पता है कि राजस्थान का जो आपका हाड़ौती संभाग है उसमें हम लोगों ने बरसात जलवायु कैसी लिखी थी? अति आर्द्र, मतलब बारिश क्या है? ज्यादा है। तो ये अति आर्द्र जलवायु। कोटा बूंदी इसमें, ठीक है, बूंदी नहीं आएगा, याद रखना बूंदी कम आता है। दक्षिणी कोटा आपके 12 और झालावाड़, बूंदी नहीं आएगा, बूंदी इसमें जाएगा ऊपर, ठीक है ना। और नीचे ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और हल्का सा थोड़ा सा भाग माउंट आबू। राजस्थान में किस जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है? झालावाड़। लेकिन राजस्थान में किसी एक पर्टिकुलर में जहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो जगह कौन सी है? माउंट आबू। ठीक है ना, तो ये याद रखना। थोड़ा सा भाग माउंट आबू का, इधर आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और इधर आपका दक्षिणी कोटा, 12 और झालावाड़। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? ए डब्ल्यू। ए का मतलब वही जहाँ पर उष्णकटिबंध होगा लेकिन बरसात क्या होगी? ज्यादा, और डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया? शीत ऋतु शुष्क। आया समझ में? यही कोपेन भाई साहब का क्या था? जलवायु वर्गीकरण था। एक बार और हल्का सा समझा दूं, फिर अपन इसको लिख लेंगे। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो कोपेन साहब ने क्या कहा था? आधार क्या लेना है? वनस्पति और तापमान और वर्षा, लेकिन मुख्य रूप से क्या लेना है? वनस्पति। अब इसके आधार पर उन्होंने 4 जलवायु प्रदेश बना दिए, लेकिन पूरी पृथ्वी को कितने वनस्पति मंडलों में बांटा? 5। उसमें क्या कहा? ए का मतलब क्या होगा? जहाँ उष्णकटिबंध हो गया और आर्द्र जलवायु। बी का मतलब उष्णकटिबंध और शुष्क जलवायु। सी का मतलब उपार्द्र जलवायु। डी का मतलब शीतोष्ण जलवायु, और ई का मतलब ध्रुवीय जलवायु। क्या डी और ई पढ़ना है? नहीं पढ़ना, क्योंकि राजस्थान में ये नहीं होता। राजस्थान में बर्फ गिरती है क्या? नहीं गिरती। पानी नहीं मिलता, बर्फ कहाँ मिलेगा? ठीक है, पानी भी हम लोग बिस्लरी की बोतलों में लाते हैं, तो बर्फ तो वैसे भी वो, समझ गए? ठीक है, चलो। फिर इसने कहा वर्षा और तापमान के आधार पर 3 भाग, स्मॉल एच, स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल जी। स्मॉल जी का मतलब गंगा तुल्य मैदान, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, शीत ऋतु क्या है? शुष्क है, और स्मॉल एच का मतलब औसत तापमान 18 डिग्री से ज्यादा। बी को 2 भागों में बांटा था, एक तो डब्ल्यू और एक एस। डब्ल्यू का मतलब होल मरुस्थल, पूरा मरुस्थल, और एस का मतलब अर्ध शुष्क।
अब आपका एग्जामिनर आपसे सवाल क्या पूछेगा, ये वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, यूं या नाम लिख के दे देगा 1 2 3 और 4। अब वो पूछेगा एक कौन सा है, तो बी 2 जगहों पर है। अब आपको ये याद रखना बड़ा मुश्किल है कि पहले W आएगा या पहले S आएगा, है ना। इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ। हमेशा राजस्थान शुरू किधर से होता है, इधर से होता है। भारत का भी देशांतरिक विस्तार जब शुरू करते हैं इधर से ही करते हैं, ठीक है। याद रखना शुरू भी किधर से करना, इधर से। बी तो आएगा ही आएगा इधर की तरफ। अब जो पहले आएगा वो क्या कहलाता है, विनर। जो पहले आता है वो क्या कहलाता है, विनर। और विनर W से स्टार्ट होता है, तो पहले क्या लिखोगे BW, आगे HW तो है ही है। फिर जो दूसरे नंबर पर आता है वो क्या होता है, सेकंड। तो B के बाद में S किससे शुरू होता है, सेकंड से, बस। उसके बाद में B के बाद में C आ ही रहा है, लास्ट में सबसे नीचे किसको लिख देना, A। जो किसी से नहीं हो पाता वो कौन करके दिखाता है, A, ठीक है। बस BW HW BS HW CWG और AW ये कोपेन के थे। अब इनको एक एक को अलग अलग अपन क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, इसका। हमने कहा ना भाई वनस्पति के आधार पर, तो कहाँ कहाँ पर कैसी, जैसे AW में आपकी पाई जाएगी सवानातुल्य वनस्पति, ठीक है। CWG में पाई जाएगी शुष्क एवं पतझड़ वनस्पति, ठीक है। शुष्क क्या है, मौसमी एवं पतझड़ वनस्पति। आपके BSHW में क्या पाई जाएगी, स्टेपी तुल्य वनस्पति। और इसमें पाई जाएगी जीरोफाइट्स या मरुस्थल वाले क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है वो वाली वनस्पति, ठीक है। तो आया समझ में, लिखते हैं इसको, बाकी जो है अपने इसके बाद समझेंगे।